जी नमस्कार। सुनील बिजला आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तुल्य अकादमी पर। हमारा सफर भारतीय युग में चल रहा है। हमने बताया था कि बद्रीनारायण प्रेमधर महोदय ने किस प्रकार से अपने साहित्य का श्री गणेश किया था और उन्होंने किस प्रकार से अपने साहित्य को सृजित किया था, उनकी क्या विशेषताएं थी, उनकी क्या प्रवृत्तियां थी और उनके द्वारा क्या और कैसे संपादित हुआ था। आज एक ऐसे व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं जिन्हें आप कह सकते हैं कि इनको छोटा भारतेंदु कहा जाता था या छोटे भारतेंदु के नाम से प्रसिद्ध। आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने व्यंग के सहारे से सहारा लेते हुए व्यंगात्मक और चुहल चुहल कविता लिखने का कार्य किया था, जो गुदगुदी के साथ व्यंगात्मकता के साथ साथ गंभीरता और श्रेष्ठता भी अपने काव्य में ली हुई थी। प्रताप नारायण मिश्र की बात आज हम लोग करेंगे, जिन्हें छोटा भारतेंदु भी कहा गया। चलिए आज बात उन्हीं की करते हैं। जी हाँ, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की बात है तो आइए देखते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ और कहां हुआ। प्रताप नारायण का जन्म जो है, अभी हमने समय बताया था कि जो इनका समय है मित्रों, वो मिल जाता है 1856 ईस्वी। 1856 ईस्वी ये जन्मे थे। 1856 ईस्वी में कहाँ जन्मे थे? जी हाँ, बैजू गांव। बैजे गांव में, कहीं कहीं बैजू गांव भी मिल जाता है। कहाँ मिलता है ये? उन्नाव में। यानी इनका जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में बैजे गांव या बैजू गांव में हुआ था। अगर हम इनकी मृत्यु की बात कर लें, चूंकि ये भी बहुत कम समय तक, अल्प आयु तक ही जीवित थे और बहुत जल्द इन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया था, तो जी हाँ, 1894 ईस्वी में 1894 ईस्वी में इन्होंने अंतिम सांस ली थी। और कहां ली थी? जी हां, उन्नाव में ही इन्होंने आखिरी सांस ली। इनका काफी समय अगर देखा जाए, जन्मभूमि अगर उन्नाव था तो इनकी कर्मभूमि कौन थी? जी हां, इनकी कर्मभूमि कानपुर थी। बताया जाता है कि प्रताप नारायण मिश्र बहुत बड़े मित्र थे या अपना गुरु मानते थे। किसको? बिल्कुल सही जान रहे हैं, गणेश विद्यार्थी को। क्योंकि कानपुर में एक सभा चलती थी, उस सभा में ये खूब प्रतिभाग किया करते थे। जी हाँ, तो अगर देखा जाए तो कानपुर इनकी कर्मभूमि रही है और जो इनका जन्मभूमि है वो तो आप जान ही चुके हैं। मित्रों, अगर देखा जाए तो इन्होंने उपनाम का भी प्रयोग किया था। ब्राह्मण, ब्राह्मण उपनाम का इन्होंने प्रयोग किया था। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक पत्रिका भी संपादित की थी। संपादित की थी क्या? एक पत्रिका जिसका नाम इन्होंने रखा था ब्राह्मण। क्या रखा था? जी हां, ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। ये कानपुर में, जो हमने बताया कि एक सभा थी जिसे समाज भी कहा जाता है, रसिक समाज से खूब जुड़े हुए थे। रसिक समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे और रसिक समाज में इन्होंने क्या किया था? जी हां, इन्होंने समस्या इन्होंने समस्या पूर्ति को पूरी तरह से स्पष्ट करने का कार्य किया था। ब्राह्मण नामक पत्रिका की बात कर ले मित्रों, तो ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन इन्होंने 15 मार्च 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में किया था। देखिएगा, ब्राह्मण पत्रिका के संपादन में इनको कितना संघर्ष झेलना पड़ा था, यह इस बात से ही पता चलता है कि इन्होंने कहा था कि अगर अब हमारे हमारे पाठक अब कुछ पैसा नहीं दे देंगे तो यह पत्र चलाना बड़ा मुश्किल है। यानी संपादन का कार्य या संपादक का कार्य कितने संघर्ष का था, वो इस पंक्तियों से पता चलता है। इन्होंने कहा ही था कि 8 मास बीते जजमान, 8 मास बीते जजमान, जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, दक्षिणा दान। इससे पता चलता है कि ये किस प्रकार से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। मित्रों, प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से, किससे? जी हां, इनके द्वारा जो पूरी प्रतिनिधि कविताएं थी, जितनी इन्होंने कविताएं प्रकाशित कराई थी, उनको पूरी एक जगह प्रताप लहरी शीर्षक से प्रकाशित करवाया गया। यानी प्रताप लहरी शीर्षक से अगर आप पुस्तक खरीद लें तो उसमें प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई समस्त रचनाओं को आप बखूबी जान जाएंगे। मित्रों, प्रताप नारायण मिश्र ने अगर देखा जाए तो हर गंगा नाम सुना ही होगा, इनकी रचना का नाम है हर गंगा, त्रिपियंताम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत, महत्वपूर्ण रचनाएं की थी। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात कर लें, यहां पर प्रमुख रचना, तो वो इस प्रकार थी। इन्होंने कुछ रचनाएं प्रकाशित कराई थी, वो इस प्रकार थी। नंबर 1 प्रेम पुष्पावली, नंबर 1 ये हो गई। नंबर 2 मन की लहर। नंबर 3 की बात कर लें तो नंबर 3 थी लोकोक्ति शतक।
क्या था? लोकोक्ति शतक। और नंबर 4 की अगर हम बात करें तो वो क्या था? हमने लिख दिया है, तृतीयंताम तो था ही था। एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? श्रृंगार विलास। श्रृंगार विलास ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ रचनाएं थी जिनके विषय में आपको जानना जरूरी है। इसके अतिरिक्त अगर हम निबंधों की बात, जो कि हम काव्य ही पढ़ रहे हैं ना, अभी तो हम गद्य पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए गद्यों की चर्चा मैं कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ काव्यगत ही तथ्यों का, समसामयिक देश दशा और राजनीतिक काव्य रचना के मनोयोग में इन्होंने खूब लिखा है। क्या कहा है कि परिक्रमा यकीन हो कहा, परिक्रमा यकीन हो कहा, हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। यानी कि जब किसी मनुष्य में मनुष्यता का नाश हो जाता है तो उसके रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे भी भारत में निगरघट हैं कि देश दशा और वातावरण को देखकर भी अपने में बदलाव नहीं करते। जैसे वो यहां हैं, जैसे वो सुख में हैं, वैसे ही वो दुख में है, जैसे वो दरिद्रता में है वैसे ही वो संपन्नता में भी होते हैं। व्यंग में इन्होंने कहा था कि परिक्रमा किन्हों कहा, होत न देश होत न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। कंत माने कांत, पति। तो मित्रों ये तो हो गई कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब थोड़ा सा इनके तथ्यात्मक तथ्यों को भी देख लिया जाए। भारतीय प्रताप नारायण मिश्र अपनी कविताओं में जो प्रधान चीज को तथ्य में रखा वो थी व्यंग्यात्मकता। यानी इन्होंने व्यंग्यात्मकता के आधार पर अपनी कविताओं को सजाया और लिखा। इसके साथ साथ बताया जाता है कि प्रताप नारायण मिश्र प्रेमघन की तरह ही लावनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेमघन की तरह क्या लावनी शैली में अधिकतर अपनी रचनाएं लिखी। मित्रों प्रताप नारायण मिश्र को याद रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र को खड़ी बोली से कोई लगाव ना था, खड़ी बोली से कोई लगाव न था। और अंत तक इन्होंने ब्रज भाषा में ही कविता करने का निर्णय लिया और करते रहे। जबकि गद्य में इन्होंने खड़ी बोली का खूब प्रयोग किया, चाहे वो बात हो, चाहे वो नाक हो, कान हो, भाव हो, है ना, घूरे का लत्ता बिने, और भी बहुत सारी इनकी जो रचनाएं व्यंग्यपरक हैं, सब में खड़ी बोली का प्रयोग किया। लेकिन इन्होंने कविताओं में ब्रज भाषा के अतिरिक्त खड़ी बोली को स्वीकार ही नहीं किया और कहा कि ये मतलब ये कौन सी भाषा है खड़ी बोली जिसमें कविता हो, है ना। इसके साथ साथ मित्रों इन्होंने एक समस्या पूर्ति की थी, हमने बताया था आपसे, किसमें की थी कि पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ, पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ। यह इनकी बहुत सफल समस्या पूर्ति रही है। यह इनकी क्या रही है? समस्या पूर्ति रही, सफल समस्या पूर्ति भैया, जिसमें इन्होंने समस्या की पूर्ति थी क्या, एक टास्क दिया जाता था, मतलब एक लाइन दे दिया जाता जिसपे आप पूरा कविता लिखें। समस्या का मतलब एक समस्या रख दी जाती है। जैसे हमने कहा कि आप लिखें कि सूरज सी तुम चमकती हो, सूरज सी तुम चमकती हो, मैंने एक लाइन लिख दिया। अब इसको आप पूरी कविता में उसके भाव को भी जगाते हुए पूरा करें। तो ऐसे एक टास्क दिया जाता था जिसे पूरा किया जाता था, उसी को हिंदी में समस्या पूर्ति का नाम दिया गया। अब इनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियों को देख लेते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में 2-4 होना पड़ता है और बहुत पूछा जाता है। इन्होंने एक पंक्ति कहा था, चाहा हूं साचाहूं निज कल्याण, बहुत फेमस थी मित्रों। चाहा हूं साचाहूं निज कल्याण, तो शब मिली भारत संतान, तो शब मिली भारत संतान, जपो निरंतर, एक जुबान, हिंदी हिंदू, हिंदुस्तान। दूसरी पंक्ति इनकी और महत्वपूर्ण है, क्या? तब ही लख्यो जहाँ रहो एक दिन, कंचन बरसत, तब ही लखो जहाँ। मैं उस समय को देखता हूं कि जहां पर एक दिन कंचन यानी सोने की बरसात होती थी, तब ही लखो जहाँ रहो एक दिन, कंचन बरसत, तह चौथाई जन्म रोखी,
रोटी हूँ को तरसत, तह चौथाई जन रूखी रोटी को तरसत। अगली पंक्ति व्यंग देखिएगा। जग जाने इंग्लिश हमें, जग जाने इंग्लिश हमें, वाणी वस्त्र ही जो, मिटे बदन का, बदन कर, मिटे बदन कर श्याम रंग, मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सुफल तब हो। कितना बड़ा व्यंग कहा है। कह रहे हैं कि जग जाने इंग्लिश हमें, बाणी वस्त्र जो, हमको ये संसार जानता है कि जिसको इंग्लिश आएगी, जिसको इंग्लिश बोलना आएगा, वही को वाणी के साथ साथ वस्त्र, सुंदर सुंदर वस्त्र आदि सब कुछ मिलेगा। और तो और मिटे बदन कर श्याम रंग, जो शरीर का सांवला रंग है ना, इंग्लिश बोलने से वो भी खत्म हो जाएगा। और तो और जन्म तब सफल होगा जब आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। कितना बड़ा व्यंग इन्होंने कहा है। एक पंक्ति और देखते हैं इनकी, क्या देखते हैं। नौन तेल पर, नौन तेल लकड़ी, नौन तेल लकड़ी, पंक्ति देखते हैं। नौन तेल लकड़ी घास हूं पर टिकस लगे, जहां जहां चना चिरौंजी, चना चिरौंजी मोल मिले जहां दीन प्रजा कहां। बताइए, नून तेल लकड़ी घास और पिकस लग गया, चना चिरौंजी मूल मिल रहा है दीन प्रजा को। गरीब है एक तो प्रजा, ऊपर से इतना ही नहीं, प्रताप नारायण मिश्र की संवेदना का पता इस बात से चलता है कि इन्होंने विधवाओं के ऊपर कहा था कि क्या, कौन करे जे नाही कशकत, कौन करे जे नहीं कशकत, सुना विपत बाल विधवन की। कहा है इन्होंने कि कौन सा कलेजा ऐसा है जो विपत्ति विधवाओं को सुनने के बाद भी न पसीज जाए। और भारत में बाल विधवाओं को त्रासदी में झोंकने का काम हम भारतीयों ने और तत्कालीन शासन सत्ता ने किया था। इसकी वेदना को, इसकी पीड़ा को प्रताप नारायण मिश्र ने प्रकट किया था। एक पंक्ति और बनती है कि विधवा बिल पै निज धेनु कटे, विधवा बिल पै निज धेनु कटे, को लागत हाय गुहार नहीं, विधवा बिल पै निज धेनु कटे, को लागत हाय गुहार नहीं। तो इस प्रकार की समकालीन समस्याओं को व्यंग के सहारे, अपनी कविता के सहारे प्रताप नारायण मिश्र ने बखूबी उकेरने की कोशिश किया था। मित्रों, इससे ज्यादा इनके विषय में काव्य के संदर्भ में कुछ भी नहीं मिलता। अभी गद्य के संदर्भ में हम जब बात करेंगे, नाटक को अलग से, निबंध को अलग से, तो वहां पर प्रताप नारायण मिश्र की हम फिर से चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हेडिंग डालिएगा, ठाकुर जगमोहन सिंह। से थे, बड़े घराने से थे, तो चलता रहा। शिक्षा दीक्षा अच्छी हुई, और न केवल शिक्षा दीक्षा अच्छी हुई बल्कि ये तहसीलदार पद पर भी नियुक्त हुए, है ना। तो शिवारी नारायण है, शिवरी नारायण नामक एक, हाँ जी बस नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा है बिल्कुल सही होंगे। आज हमारी जो क्लास है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारतेंदु मंडल की बात चल रही है। उसमें हमारा जो सफर है वो पहुंच चुका है जगमोहन सिंह तक। जगमोहन सिंह का जन्म 1857 ईस्वी में रावगढ़ एक रियासत हुआ करती थी, उसी में हुआ था। 1857 में जन्मने वाले जगमोहन सिंह बहुत कम समय में अपने माता पिता को खो देते हैं। यही कारण है कि बहुत कम समय में इनको जो प्राकृतिक या कह लीजिए दैवी जो आपदा होती उसको सहने को मिला। लेकिन इनकी शिक्षा बराबर आगे बढ़ती रही, क्योंकि इनके कुल खानदान में बहुत सारे जो लोग थे इनका सपोर्ट अच्छा करते रहे। घराने से थे, बड़े घराने से थे, तो चलता रहा। शिक्षा दीक्षा अच्छी हुई, और न केवल शिक्षा दीक्षा अच्छी हुई बल्कि ये तहसीलदार पद पर भी नियुक्त हुए, है ना। तो शिवरी नारायण नामक एक स्थान पर ये तहसीलदार ही थे कि अच्छा, तब तक इनकी शादी हो चुकी थी, तहसीलदार तो थे। तो यहां पर इनका ट्रांसफर होता है, इनकी पोस्टिंग होती है वहां पर शिवरी नारायण। तो
शिवरी नारायण नामक स्थान पर ये तहसीलदार पद पर थे, तो इनका ट्रांसफर हो जाता है वहीं शिवरी नारायण में। तो शिवरी नारायण में जब ये छत्तीसगढ़ पड़ता है, तो वहां पर जब इनका ट्रांसफर हो जाता है, तो अपनी पत्नी के साथ वहां सेटल होते हैं, वहां रहने लगते हैं। लेकिन उनको एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है, और लड़की का नाम कुछ और नहीं बल्कि श्यामा है। यही कारण है कि इन्होंने श्यामा नाम से कई रचनाएं लिखी। और यहाँ एक आप जानते होंगे कि इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, जिसको आप जानते हैं कि श्यामा स्वप्न के नाम से इन्होंने लिखा था। तो श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास कुछ लिखा है, जिसमें इन्होंने गद्य के साथ साथ पद्य का भी प्रयोग किया। तो और इनमें काफी गीतों का भी प्रयोग किया है इन्होंने। तो बताया जाता है कि ये जो प्रभाव था, श्यामा का प्रभाव था, उसको इन्होंने लिखा था। यानी शादी होने के बाद इनको मोहब्बत भी हुई थी। ऐसा नहीं है कि हम इसके विरोध में हैं, मोहब्बत कभी भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, शादीशुदा औरत को भी हो सकती है, शादीशुदा पुरुष को भी हो सकती है। लेकिन हमारा जो समाज है वो एक से दूसरे का प्रेम बर्दाश्त नहीं कर पाता। कहते यार बताओ, शादीशुदा था, उम्र ज्यादा होगी, दूसरे से प्रेम कर लिया। प्रेम तो कभी भी हो सकता है ना, बस अगला काबिल होना चाहिए। प्रेम तो कभी भी हो सकता है, और वैसे ही जगमोहन को भी हुआ। अब ये कोई ना कहे कि हमें प्रेम नहीं हुआ और ये सूट नहीं करता। देखो अब जमाना बदल रहा है। पहले बच्चे माँ बाप का ध्यान देते थे, अब ध्यान नहीं दे रहा कोई भी बच्चा, चाहे हम आप हो, चाहे हमारी आपकी आने वाली जनरेशन हो। डेफिनेट है हर व्यक्ति को एक इंसान चाहिए जिसके साथ हम अपनी बातें शेयर कर सके, है ना। इसलिए आप आजकल देख रहे होंगे कि वृद्ध से वृद्ध आदमी भी प्रेम करने में मस्त है। तो क्यों ना हो, हम समझते हैं कि ऐसा होना भी चाहिए, और स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को चलता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको सपोर्ट नहीं होगा तो फिर वो कर क्या पाएगा। तो जगमोहन को श्यामा से प्रेम हो गया। पत्नी तो थी, वो सारी बातें जो पत्नी से नहीं हो पाती थी वो श्यामा से ज्यादा वो बेहतर रही होगी, यही कारण है कि इनको प्रेम हो। और वही सीन को तहसीलदार बनने से पहले एक बात तो मैं भूल ही गया, ये काशी में पढ़े बड़े, अंग्रेजी शिक्षा हिंदी शिक्षा में ये पारंगत थे। अंग्रेजी शिक्षा, फारसी और अरबी तीनों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी गए, जहां पर ये भारतेंदु जी से मिले और भारतेंदु मंडल के होकर के रहे। इन्होंने, अगर देखा जाए तो इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत निष्ठ और प्राकृतिक छटाओं को बखूबी और बेहतर ढंग से रखने का कार्य किया। यानी प्राकृतिक स्वरूप को अभी तक अपनी कविता के माध्यम से खूब प्रस्तुत किया। बताया जाता है कि इन्होंने कालिदास की रचना ऋतु संहार और मेघदूत, यानी मेघदूतम जिसे कहते हैं हम, इसका इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। और ऐसी अनुवाद की इन्होंने प्रस्तुति की थी जो आज भी किसी भी साहित्यकार के लिए अनुकरणीय है, और उसके विषय में हमारी बातचीत होती रहती है, या साहित्यकार आपस में बातचीत करते रहते हैं। इन्होंने प्रेम संपत्ति लता नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें प्रेम के वास्तविक तथ्य, प्रेम के वास्तविक मूल्यों को समझाने की कोशिश की। क्योंकि आदमी खुद प्रेम का पुजारी था, प्रेम किया था, तो प्रेम को वही बेहतर समझ सकता है जो प्रेम किया हो। प्रेम कोई लोग कुछ कहते हैं कि प्रेम कभी कभी होता है, कभी एक बार होता है, ऐसा कुछ नहीं। प्रेम कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। अलग बात है कि हम सैद्धांतिक हो, अपने आप को रोको। जिस चीज को जितना प्रेशराइज करोगे, जितना रोकोगे, वो उतनी ज्यादा बलवती होगा, है ना। तो मस्त होकर हमें क्या करना चाहिए, मस्त होकर जिस तरफ बढ़ रही है, जिंदगी बार बार ना मिलेगी, जिस तरफ बह रही तो बहने दो। एक्चुअली जिंदगी बहाव का नाम है, चलने का नाम है। खुद को रोकोगे फिर जीवन नहीं मिलेगा, फिर इतनी स्वतंत्रता के साथ कोई चीज आप प्रस्तुत नहीं कर पाओगे। तो मस्त रहो और फिट रहो, है ना। तो मित्रों, जगमोहन सिंह के बारे में ये बातें हैं। जगमोहन सिंह के बारे में आइए कुछ जान लेते हैं। जगमोहन सिंह, मन कहे तो लगा लो ठाकुर। ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह का जो जन्म हुआ था मित्रों, कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। कहां हुआ था? जी हां, विजय राघव गढ़ रियासत के ये राजकुमार थे, कौन था? जी हां, जगमोहन सिंह। अगर हम इनकी मृत्यु की बात कर लें कि भाई कब इनकी मृत्यु हुई और इन्होंने संसार को कब छोड़ा, जी हां, ठीक 19वीं शताब्दी के मुहाने पर, यानी 1899 ईस्वी में इन्होंने अपनी काया को इस संसार में छोड़कर चले गए। हमने बताया कि अगर हम इनके पिता का नाम देख लें, क्योंकि इनके जो पिता थे बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। बताया जाता है कि अंग्रेजों का विरोध करते हुए इनको फांसी हो गई थी, और ऐसे वीर पुरुष के पुत्र जगमोहन सिंह थे जिन्होंने देश की आजादी की खातिर अपने प्राण की आहुति दे दी थी। सरयू सिंह का नाम आप जानते होंगे, तो सरयू सिंह इनके ही पिता थे, और इन्हीं सरयू सिंह के श्रेष्ठ औलाद का नाम था जगमोहन सिंह। तो सरयू सिंह के ये पुत्र थे। मित्रों, अगर कभी पूछ ले कि इनकी प्रेमिका का नाम क्या था, क्योंकि जब कोई आदमी बड़ा हो जाता है तो उसकी सारी चीजों को ध्यान रखना होता है, तो जी हाँ, आप जानते रहे कि श्यामा था। कहां मिली थी अगर ये पूछ ले तो आप जानते हैं, हमने बताया कि जब ये तहसीलदार थे शिवरी नारायण नामक स्थान पर जब ये इनकी पोस्टिंग हुई तो अपने परिवार के साथ गए थे, लेकिन वहां पर श्यामा नामक एक औरत से इनकी मोहब्बत हुई, जिसको लेकर के इन्होंने पूरे साहित्य को ही निर्मित कर दिया, पूरे साहित्य को ही इन्होंने लिख दिया। अगर हम इनके प्रमुख ग्रंथों की बात कर ले कि भाई इन्होंने कितने ग्रंथों का निर्माण किया था, तो अभी मैंने बताया था कि इनका एक ग्रंथ है प्रेम संपत्ति लता। प्रेम को ही संपत्ति मान करके इन्होंने इस रचना को लिखा था, और प्रेम के मूल्य को बखूबी समझाने की कोशिश इन्होंने की है। प्रेम संपत्ति लता के साथ साथ इन्होंने ग्रंथ लिखा था श्याम लता। क्या लिखा था? जी हाँ, श्याम लता। आप खुद समझ सकते हैं कहां से प्रभावित रहा होगा। जी बिल्कुल, आप समझ गए होंगे। तीसरा इन्होंने लिखा था श्यामा सरोजनी, यानी सारा का सारा जो मामला इनका था उसी प्रेमिका के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। श्यामा सरोजनी को जो इन्होंने लिखा था, कब लिखा था? जी हाँ, इन्होंने लिखा था 1886 ईस्वी में। इसके अतिरिक्त भी देखें तो देवयानी भी इन्होंने लिखा था, देवयानी।
1800 1886 में। अब इन्होंने दो अनुवादित ग्रंथ लिखे थे। हमने अभी आपको बताया था कि दो अनुवादित कौन थे। जी हाँ, कालिदास की रचना। कालिदास की रचना कौन कौन की इन्होंने अनुवाद किया था? जी हाँ, आप जानते हैं, एक तो ऋतु संहार की और एक मेघ दूतम की, यानी मेघदूत की रचना का इन्होंने अनुवाद किया था। मित्रों, इसके अतिरिक्त मैंने बताया कि इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा था, उपन्यास, जबकि मैं यहां चर्चा नहीं करना चाहता, परंतु चूंकि इनकी श्यामा का आया तो इसलिए इसकी चर्चा कर दे रहा हूं। इन्होंने लिखा था श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास लिखा था, जिसमें इन्होंने प्रसंगवश कुछ गीत भी गाए हैं और कहे हैं। और इन्होंने कहा भी है कि सब छोड़ी तुम्हें हम पायो हो, तुम छोड़ी कहो, तुम छोड़ी हमें कहो पायो कहां। तो ये बात इन्होंने कही है कि हमने सब कुछ छोड़कर तुमको पाया है और तुम छोड़ी हमें कहो पायो कहां, मतलब तुम मुझे छोड़कर कहां जा रही हो। तो ये उचित सवाल भी है। तो ये भारतेंदु मंडल के एक श्रेष्ठ कवि हैं। इनके बारे में कितना जानना जरूरी है आप जानें, ये कहां के रहने वाले थे, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं ये आप जानेंगे, कौन दो रचनाओं को इन्होंने अनुवादित किया था आप इसको जानेंगे, इसके साथ साथ इनका उपन्यास क्या है ये जानेंगे। और हाँ, मैंने वो चीज तो बताया था लेकिन लिखा नहीं, इनकी जो रचनाएं हैं वो प्राकृतिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति करती है। क्या करती है? प्राकृतिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति करती है। ठीक है, अब जरा इनकी पंक्तियां जो पुछती हैं उसको हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जगमोहन सिंह की पंक्तियों में अभी मैंने पहली पंक्ति गाया था, क्या? सब छोड़ी तुम्हें या तुम्हें, सब छोड़ी तुम्हें हम पायो, सब छोड़ी तुम्हें हम पायो, अहो तुम छोड़ी हमें कहो पायो कहां। सब छोड़ी तुम्हें हम पायो, अहो तुम छोड़ी हमें कहां पायो कहां, कहो पायो कहां। अगली पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी जा चुकी। क्या? अब यूं उर आवत है सजनी, अब यूं उर आवत है सजनी, मिली जाऊं गले लगूं, मिली जाऊं गले लगी, कै छतियां लगी कै छतियां। बात समझिए, मन की करी भांति अनेकन मिली कीजिएरी रस की बतियां, हम हारी अरी करी कोटि उपाय लिखी बहु नीत भरी पतियां, हम हरियरी करी कोटि उपाय लिखी बहु नीत भरी पतियां। जगमोहन मोहनी मूर्ति, मोहनी मूर्ति के बिना कैसे कटे दुख की रतियां, दुख की रतियां। अब यूं उड़ावत है सजनी, मिल जाऊं गले लग के छतियां, मन की करी भांति अनेकन मिल कीजिए रस की बतियां, हम हरियरी करी कोटि उपाय लिखी बहुनेत लगाए बहुनेत भरी पतियां। जगमोहनी मूर्ति के बिना कैसे कटे दुख की रतियां। ये कोई कौन गा सकता है? एक रसिक ही गा सकता है, एक प्रेमी ही गा सकता है इस बात को। चलिए एक पंक्ति और भी ले लें, नहीं आएगी, चलिए इसको मैं डाल देता हूं। चल पहाड़ अपार कैलाश, पहाड़ अपार कैलाश से
कोटिन कोटिन ऊंची शिखा, ऊंची शिखा लगी अंबर चूमे, अंबर चूमे। निहारत निहारत दीठी, निहारत दीठी भ्रमे पत पगियां, पगियां गिरिजात उतंगता ऊपर झूम। अगली पंक्ति। कुलकानी, कुलकानी तजी, कुलकानी तजी गुरु लोचन में। गुरु माने बड़ा, लोचन माने आंख, बड़ी बड़ी आंखों में सब कुछ तजिया। कुलकानी तजी गुरु लोचन में, बसी कै सब बैन, सब बैन कुबैन शाह, कुबैन शाह। ये पंक्तियां हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, इनको आप तैयार रखें कि किसकी पंक्ति है, ये ध्यान में रखेंगे। पहाड़ अपार कैलाश से कोटि न ऊंच शिखा लगी अंबर चूम, निहारत दीठ भ्रमे पगिया गिरी जात उतंगता ऊपर झूम। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जा चुकी है। तो इन पंक्तियों के बाद अब आगे जो कवि हैं उनके बारे में हम चलते हैं। अंबिका दत्त व्यास डालें, अंबिका दत्त व्यास। हाँ, तो अब अंबिका दत्त व्यास देखते हैं। अंबिका दत्त व्यास इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म 1858 ईस्वी में कहां हुआ था? जी हाँ, काशी में हुआ था। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी अगर ये बात कर लिया जाए तो इनकी मृत्यु ठीक 1900 ईस्वी में हुई थी। और कहां? जी हाँ, काशी में। इनके पिता का नाम क्या था अगर ये कभी पूछ ले कि पिता कौन थे, पिता कौन थे अगर कभी पूछ ले तो कौन थे? आप देख लें। जी हाँ, दुर्गा दत्त व्यास, दुर्गा दत्त व्यास जी थे। इन्होंने संपादन भी किया था मित्रों। संपादन किसका किया था? जी हां, पीयूष प्रवाह का, पीयूष प्रवाह का, पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका का संपादन किया था। यह पत्रिका कैसी थी? जी हां, मासिक थी। कहां से निकलती थी? काशी से। संपादक कौन था? अंबिका दत्त व्यास जी। अगर हम देखें तो इन्होंने अपनी रचना की शुरुआत कहां से की थी? तो आप कह सकते थे कि आरंभ, कविता का आरंभ इन्होंने कहां से किया था? अगर ये पूछे तो ये बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने कविता वर्धनी, वर्धिनी, कविता वर्धनी सभा, सभा, कविता वर्धनी सभा में इन्होंने एक समस्या पूर्ति की थी। में समस्या पूर्ति से, समस्या पूर्ति, इनकी समस्या पूर्ति से इन्होंने किया था। क्या थी समस्या पूर्ति? कि पूरी अमी, ये समस्या पूर्ति है। पूरी अमी की कटोरियासी, कटोरियासी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, विक्टोरिया रानी। ये राजभक्ति है। यही क्या है? राजभक्ति। यही से कविता इनकी शुरू हुई थी। और इस समस्या पूर्ति को करने पर, यहां देखें, इस समस्या पूर्ति को करने से इन्हें सुकवि की उपाधि मिली मित्रों। ये सुकवि की उपाधि प्राप्त कर लिए जब इस रचना को इन्होंने किया। इनकी एक और बड़ी बात है कि इन्होंने एक प्रबंध काव्य लिखने का कार्य किया। इन्होंने एक प्रबंध काव्य लिखना चाहा लेकिन पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं पूरा हुआ? इन्होंने एक प्रबंध काव्य लिखना चाहा, उसका नाम क्या मिल जाता है? जी हां, कंशवध। क्या मिल जाता है? कंशवध। यह एक अपूर्ण रचना है जिसे इन्होंने पूर्ण नहीं किया। 3 ही सर्ग इसके लिखे, 3 सर्ग ही लिख पाए, फिर इस रचना को उन्होंने पूर्ण नहीं किया। इनकी अन्य ग्रंथों में अगर हम बात कर लें कि अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो आप पाओगे इनका एक ग्रंथ पावस पचासा, पावस पचासा इन्होंने 1886 ईस्वी में लिखा था। ठीक है। एक और रचना मिल जाती है सुकवि, सुकवि सतसई।
ये भी कब लिखा था? जी हाँ, 1887 ईस्वी में। तो ये तो हो गई पहली, ये हो गई दूसरी, तो ये रही अपूर्ण तीसरी और चौथी रचना। अच्छा, ये क्रम से नहीं है कि आप क्रम ढूंढना शुरू कर दें। और एक रचना इनकी मिल जाती होरी, होरी, जिसे इसको उन्होंने लिखा था 1891 ईस्वी में। इनकी रचनाओं में ललित ब्रजभाषा मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ललित ब्रजभाषा। अब ललित क्या है? जिसमें नवीनता हो, नवीन ब्रजभाषा का रूप मिल जाता है। मित्रों, इन्होंने ग्रंथ लिखा था, पांचवा ग्रंथ देखिएगा, हाँ, बिहारी बिहार शीर्षक से। बिहारी बिहार शीर्षक से इन्होंने बिहारी सतसई का, बिहारी शतसई का कुंडलिया छंद में इन्होंने भावानुवाद किया था। का कुंडलिया छंद में भावानुवाद प्रस्तुत किया था। क्या किया था? भावानुवाद इन्होंने प्रस्तुत किया था। इनके नाटकों की हम बात कर लें तो इनके नाटकों में भारत सौभाग्य नाटक है, इनके भारत सौभाग्य और गो संकट नाटक, गो संकट नाटक, यानी इन दोनों नाटकों में भी हमें अगर देखा जाए तो गीतों का समावेश मिलता है, यानी गीत मिलते हैं, यानी इनकी कविता नाटकों पर भी हावी थी। इनकी एक रचना जो हमने बताया था अभी, सुकवि सतसई, सुकवि सतसई में श्री कृष्ण की बाल लीला, इसको सब आप सब नोट्स बनाते चलें, श्री कृष्ण की बाल लीला के संबद्ध या से संबंधित 700 दोहे संग्रहित हैं। तो ये चीजें यहां मिल जाती हैं। अंबिका दत्त व्यास ने भारतीय युग में, सबसे बड़ी बात, ये बहुत पूछा जा चुका है, भारतीय युग में अतुकांत शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। अतुकांत शैली के प्रवर्तक है कौन? अंबिका दत्त व्यास। अतुकांत मतलब यहां इन्होंने तुकबंदी को खत्म कर दिया था, ठीक है। अतुकांत शैली अंबिका दत्त व्यास ने किस युग में अपनाया था? भारतीय युग में। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अतुकांत शैली किसने अपनाया? तो अंबिका दत्त व्यास ने। और सुकव की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? अंबिका दत्त व्यास ने। दुर्गा दत्त किसके पिता का नाम? चूंकि दुर्गा दत्त व्यास ने भी समस्या पूर्ति की थी, अभी बताऊंगा क्योंकि उनकी समस्या पूर्ति की का क्या नाम था। और इन्होंने एक प्रबंध काव्य लिखा था, उसका नाम क्या था? कंशवध। अपूर्ण था कि पूर्ण था? तो अपूर्ण था। कितने सर्ग लिखे थे? 3। कितने लिखना चाहते थे? तो ये 7 लिखना चाहते थे, जिसमें 3 इन्होंने लिखा था। हो होरी का प्रकाशित हुआ 1891। पूरी अमी की कटोरिया से चिरंजीव रहो विक्टोरिया रानी, ये किस क्या है? ये अंबिका दत्त व्यास की समस्या पूर्ति है, जो इनके जीवन में कविता का आरंभ करने की सूचक है। और यही कविता करने से, यही समस्या पूर्ति करने से इनको क्या मिला था? जी हां, सुकवि की उपाधि मिली थी। एक बात और है, दीर्घ ललित छंद, जैसे ललित ब्रजभाषा वैसे ही दीर्घ ललित छंद का प्रयोग भी इन्होंने सबसे पहले किया था। ये बंगला का छंद है, दीर्घ ललित छंद, इसका प्रयोग करने वाले ये भारतीय युग के प्रथम कवि हैं, ठीक है। अब इनकी समस्या पूर्ति की बात कर रहे हैं कि इनकी समस्या पूर्ति किस नाम से जानी जाती है? तो समस्या पूर्ति सर्वस्व के नाम से। अंबिका दत्त व्यास ने किस नाम से लिखा था? समस्या पूर्ति सर्वस्व नाम से। समस्या पूर्ति सर्वस्व नाम से आपने क्या लिखा था? बिल्कुल। तो इन्होंने अपनी समस्या पूर्ति को कंप्लीट सभी मिलाकर समस्या पूर्ति सर्वस्व नाम से संकलित कर दिया गया, ठीक है। इससे ज्यादा इनके बारे में कुछ मिलता नहीं। थोड़ा सा पंक्ति हम जान लेते हैं कि कौन सी पंक्तियां ज्यादा, एक ही पंक्ति है, इसको जानना जरूरी है। अब इनकी पंक्तियां देखते हैं। एक ही पंक्ति है जो 4 लाइन की है। क्या है? सुमिरत छवि नंद नंद, सुमिरत छवि नंद नंद की बिसरत सब दुख दंड से द्वंद्व होना चाहिए, है। होत मंद आनंद हिय मिलत मनहु सुख कंद, रसना बस नारहत। जीभ पर किसका है? रसना हूं बस। जीभ पर कहां किसको? रसना हूं बस नारहत, बरनी उठत करी जोर,
सही बात है। नंद नंद मुख चंद, नंद नंद, नंद का मतलब यहां शब्द तो एक ही है लेकिन तो दो हो गया, ये अलंकार हो जाएगा। नंद नंद मुख, तो ये क्या नंद नंद, नंद का मतलब नंद और नंद के नंद यानी श्री कृष्ण। नंद नंद मुख चंद पे चितहूं चितहूं होत चकोर। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही पंक्ति से पूछी जा सकती है, जिसको आप ध्यान में रखिए। चलिए यहीं पर समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले तथ्य के साथ। कैसे लगी आपको वीडियो और समझ में आ रहा है सारी चीजें, जरूर बताइएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने देखा, धन्यवाद।